नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलोत स्टडी इम्पल्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज इंडिया में जो कर्क रेखा है वो किन स्टेट से होके गुजरती है उसके बारे में पढ़ते हैं और इंडिया के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी देखो, ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये आपको बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ में कैसे है। जैसे यहाँ से तो ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है। इसके बाद में क्या होता है, इंडिया की यहाँ, तो ये हमारा इंडिया ऐसे यहाँ से 8 से शुरू हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। अब इसके बाद में जो ये लाइन है ये कितने पे है, 23.5 डिग्री पे। यहाँ कितना है, यहाँ 37 डिग्री, यहाँ तक चलता है इंडिया। तो ये जो लाइन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये हमारी कर्क रेखा बोलते हैं इसको। क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत में किन स्टेट से होके गुजरती है। या तो ये आ जाएगा उसमें से ऑप्शन, अगर ऑप्शनल आता है तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा कि एक ऑप्शन काट देंगे आपका। जैसे ये 3 स्टेट दे दिए कर्क रेखा गुजरती है, और जिनसे नहीं होके गुजरती है वो एक स्टेट दे दिया, जैसे कर्नाटक। आपको कल स्टेट्स के बारे में बताया था, स्टेट कौन सी स्टेट कहाँ पे है, वो अगर सारा याद है तो आप यहाँ से कल ये बता सकते हो कि ये लाइन कौन से इस लाइन में कौन से स्टेट पड़ते हैं। तो अब यहाँ से शुरू करो। जैसे तो पहला ये स्टेट कौन सा हो गया, गुजरात। दूसरा कौन सा हो गया, राजस्थान। देखो ये राजस्थान से होके गुजर रही है, राजस्थान का थोड़ा सा एरिया कवर कर रही है। जो सबसे मिनिमम मिनिमम कर्क रेखा की लेंथ है वो कौन सी स्टेट में है, राजस्थान में। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस स्टेट में है, किस राज्य में होगी। तो आंसर क्या है, राजस्थान। ये साथ साथ में आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा की सबसे जो मिनिमम लेंथ है वो किस राज्य में होगी, राजस्थान में। यहाँ से आपको दिख रहा है ये, सिर्फ राजस्थान में कितना है, इतना। इसके बाद में तीसरा स्टेट कौन सा होगा, एमपी। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, किस राज्य में होगी। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ स्टेट कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी राजधानी है ना, एमपी की, उसका नाम क्या है, भोपाल। ठीक है, अगर ऐसे भी आ सकता है कि कर्क रेखा की नियरेस्ट सिटी बताओ, तो सबसे नियरेस्ट सिटी इंडिया में कर्क रेखा की कौन सी होगी, कैपिटल की बात की जाए तो भोपाल। सबसे नजदीक राजधानी, ऊपर हेडिंग लगा लिए आप, कर्क रेखा। सारी चीजें क्या कर्क रेखा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर ये मैं ये कह रहा हूं सबसे नजदीक राजधानी, इसका मतलब क्या है, सबसे नजदीक राजधानी कहां से, कर्क रेखा से। कर्क रेखा से सबसे नजदीक राजधानी कौन सी होगी, भोपाल है। जो सबसे नियरेस्ट पड़ता है वो भोपाल है। इसके बाद में बात की जाए तो फोर्थ स्टेट कौन सा है, जो एमपी से अलग किया था, क्या नाम है इसका, छत्तीसगढ़। इसके बाद में बात की जाए तो झारखंड। झारखंड किससे अलग किया गया था, बिहार से।
ये देखो ये पूरा बिहार है, बिहार से अलग किया था झारखंड, ये झारखंड हो गया। तो पांचवा स्टेट कौन सा हो गया? झारखंड। इसके बाद में बात की जाए तो ये कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में पड़ता है। ये पूर्वी बंगाल हो गया, जिसे बांग्लादेश को पहले पूर्वी बंगाल कहते थे, अब पश्चिम बंगाल। तो छठा स्टेट कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। अब ये स्टेट है, ये क्या बताया था, जो बांग्लादेश से, यहां से देखो ये यहां तक ये बांग्लादेश है, और ये बांग्लादेश से दो तीन साइड से गिरा हुआ है। कौन सा स्टेट बांग्लादेश से तीन साइड से गिरा है? कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। ये कौन सा हो गया? सातवां स्टेट त्रिपुरा। इसके बाद में बात की जाए तो ये सबसे नीचे कौन सा स्टेट बताया था? सबसे नीचे म्यांमार के साथ में जो मिजोरम से, म्यांमार भी एम से शुरू होता है, तो ये मिजोरम। आठवां स्टेट कौन सा होगा? मिजोरम। ठीक है, तो ये आठों स्टेट हैं जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है। और इसकी जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी? जो लार्जेस्ट है वो एमपी में। और जो सबसे नियरेस्ट अगर कैपिटल की बात हो तो वो कौन सी है? भोपाल होएगी। अगर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसकी जो ये भी जो इसकी कैपिटल है नया रायपुर, वो भी इसके साथ में से होके गुजरती है। अगर इसके नियरेस्ट सिटी पूछ ली जाए, जैसे छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो कौन सी होएगी? नया रायपुर। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल, और मिजोरम की बात की जाए तो आइजोल, उसकी कैपिटल भी इसके साथ में से होके गुजरती है। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या बताई थी? अगरतला, तो अगरतला हो जाएगी। और झारखंड की जो कैपिटल होगी रांची, वो भी इस लाइन को क्रॉस करती है। तो अगर कैपिटल की भी बात आ जाए तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? नया रायपुर। तो इसके साथ में अगर नियरेस्ट वो नजदीकी शहर, नजदीकी शहर की बात की जाए तो सबसे नजदीक भोपाल। ये कहाँ है? एमपी में। एमपी की कैपिटल। दूसरे नंबर पे नया रायपुर, ये छत्तीसगढ़ की। इसके बाद में बात की जाए तो रांची की, रांची झारखंड की कैपिटल होगी रांची, ये झारखंड की। इसके बाद बात की जाए तो त्रिपुरा की, त्रिपुरा में अगरतला। ये त्रिपुरा की होगी। और मिजोरम की क्या थी? आइजोल। तो कर्क रेखा लिखा जाएगा, कर्क रेखा कितने शहरों कितने स्टेट से होके गुजरती है? 8 स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, अब देखो ये आप नंबर वाइज लिख सकते हो इसको। क्या होगी? कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है? 8 राज्यों से होके गुजरती है। आपको बता दिया है, गुजरात से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए कि कौन से स्टेट इस लाइन में आते हैं। तो हमेशा ये क्वेश्चन आएगा अब आपके कि कर्क रेखा भारत के किस स्टेट से नहीं होके गुजरती है। आपके 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसमें से, और 4th ऑप्शन पे दे दिया जाएगा कर्नाटक या तमिलनाडु। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक या तमिलनाडु। ऐसे समझिए क्वेश्चन कैसे आता है। तो अगर आपका बेसिक अगर कंप्लीट इसके बारे में समझ जाओगे तो ऑप्शनल तो आराम से करते हो इजीली। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा कौन सा। अगर इसको याद करने की भी आपको थोड़ी सी मैं ट्रिक बता सकता हूँ कि अगर कोई ये स्टेट याद नहीं हो रहे हैं तो आप ये नोट कर सकते हो। मित्र पर गमछा जार, बस सिर्फ आप थोड़ा सा याद रखने के लिए। नीचे क्या हो जाएगा? मिजोरम, मित्र त्रय से त्रिपुरा, पर पश्चिम बंगाल, और आर रे से राजस्थान, गमछा में कै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, और 6 से छत्तीसगढ़, झार, झार का जय से झारखंड। तो आपको इसको
ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, मित्र पर गमछाचार। तो ये हमारे कर्क रेखा के बारे में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा के, ये देखो महाराष्ट्र में क्या है, एक नागपुर जगह है, के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि नागपुर में यहाँ पे बोलते हैं इसको 0 माइल स्टोन। 0 माइल स्टोन का मतलब इस ये ऐसा पॉइंट डिसाइड कर दिया कि यहां से कोई भी इंडिया की कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है तो वो कहां से करेंगे, नागपुर से करेंगे। अब जैसे ये कैसे किया था, ये 0 माइल स्टोन क्यों बोलते हैं इस चीज को, इसको क्यों नहीं बोलते, यहाँ पे दिल्ली में कैपिटल है तो दिल्ली में क्यों नहीं माना, क्यों नहीं माना, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको कि कौन सा शहर क्या किस नाम से और क्यों जाना जाता है। अगर ये महाराष्ट्र में नागपुर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, उन्होंने ऐसे पत्थर काट दिया। अंग्रेजों को उपनिवेशवाद के टाइम पे अंग्रेजों का व्यापार चलता था यहाँ से। वो मोस्टली कहाँ पे, एक तो मुंबई पोर्ट पे आते थे, कलकत्ता पे आते थे यहाँ पे। तो वो क्या करते थे, अब अंग्रेजों ने अपने सहूलियत के लिए अगर जैसे कुछ बोल दिया कि आपको पंजाब में ऐसा कुछ व्यापार की दृष्टि से कोई भी काम हो गया कि पंजाब में पहुंचना है, तो वहां से ही वो बोलेंगे कि पंजाब कहाँ से है। तो उस डायरेक्शन में उनको ये बता दिया कि जो माइल 0 माइल स्टोन सिटी है ना, जो इसको नागपुर बता दिया। नागपुर का ये हो गया कि 0 माइल स्टोन सिटी कहाँ पे है, नागपुर में होगी। वहां से ये बताते हैं वो उत्तर में इतना चलना है, इतने किलोमीटर चलना है। या फिर उसके बाद आ जाए छत्तीसगढ़ की, तो ये कहेंगे उनको इधर पूर्व में इतने किलोमीटर दूरी पे वहां पे वो जगह स्थित है, तो आपको वहां पे पहुंचना है। और नागपुर क्यों किया, क्योंकि यहाँ व्यापार मुंबई से होता था, तो इसके नजदीक क्यों उन्होंने क्या किया, ये 0 माइल स्टोन सिटी मान लिया। कि जैसे अब यहाँ पे है कोई भी डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर देंगे, जैसे कि ये कोई हमने अपनी जगह ले ली और यहाँ से पूछ लिया कोई भी शहर कहाँ होगा। बात करते हैं जैसे चरखी दादरी की, तो हमारे कैसे पड़ेगा, चरखी दादरी यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है। अगर हम यहाँ के नॉन हैं तो जानते हैं सिटी को, चरखी दादरी में पहुंच जाएंगे इजीली। बट किसी बाहर के किसी इंसान को बताते हैं कि आपको चरखी दादरी पूछना है, तो वो लोकेशन कहाँ से बताएगा कि ऐसे ऐसे जो बाडड़ा है वहां से 40 किलोमीटर आपका दूरी इस डायरेक्शन में दूर पड़ेगा, तो वहां पे वो पहुंच जाएगा। इसलिए ये 0 माइल स्टोन सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 0 माइल स्टोन सिटी कौन सा हो गया हमारा, 0 बिंदु एक तरह से। इसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं फिजिकल डिवीजन के बारे में, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भौतिक विभाजन। जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं वो कौन से मैदानी क्षेत्र हैं इंडिया में, कौन सा रिवर रिवर सिस्टम है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका कर्क रेखा कंप्लीट है। इसके बाद में नागपुर सिटी के बारे में, 0 माइल स्टोन सिटी के बारे में पता लगा। हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में सारे स्थानों के बारे में ही तो पढ़ते हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हर कौन सा स्थान कहाँ पे है, कौन सा प्लेस है, उसका क्या हिस्ट्री रही है, उसके बारे में वो सब पढ़ते जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में फिर ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में फिर हमने स्टेट के बारे में पढ़ा है। अब उन स्टेट्स के बारे में जो लोग, ये एक तरह से कर्क रेखा है, कौन सी रेखा होगी, देशांतर रेखा। इंग्लिश में बात की जाए तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन। क्योंकि देखो जो पृथ्वी पे बात कर रहे थे, जो इक्वेटर लाइन है उसके पैरेलल चलेंगी, वो कौन सी लाइन होती है, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं, सॉरी देशांतर नहीं, अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होंगी जो नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो इक्वेटर के ऐसे चलती जाएंगी, वो अक्षांश रेखाएं होंगी जिनको लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं। तो कर्क रेखा एक ऑप्शन में आ जाएगा, कर्क रेखा है एक, नीचे आ जाएगा अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, अक्षांश रेखा पे। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है।
इसके बाद में बात करें फिजिकल डिवीजन की, भौतिक विभाजन कैसे किया गया है, कौन सा हिमालय की रेंज है, कौन सा हमारा ये जो प्लेन्स हैं, कौन सा पठार है, तो उसके बारे में ऑल ओवर इंडिया में पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है। तो अगर हम देखो बात करें तो हिमालय पर्वत की, हिमालय पर्वत हमारे सबसे नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके और कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है ये, 2400 किलोमीटर में। आप लिख सकते हो हिमालय, मिडल हिमालय, मिडल हिमालय या मध्यम हिमालय, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये आ गया कि मध्यम हिमालय, ये मध्यम हिमालय है क्या। अब देखो हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, दूसरे नंबर पे मिडल हिमालय, तीसरे नंबर पे लघु हिमालय। को शिवालिक कहेंगे। तो ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊंचा हिमालय होगा हमारा, उसको कौन सा होगा, ग्रेट हिमालय। उसके बाद में मिडल हिमालय जो जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ग्रेट हिमालय क्या है, ग्रेट हिमालय हमारा पूरा जो ऊपर जो ऊंचा हिमालय है, सबसे जो माउंट एवरेस्ट भी है, जिसमें हमारे कंचनजंगा होगी सिक्किम में, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कौन सी चोटी है इस पे, तो उसके हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार आप ब्रीफली ये चीज देखिए कि इंडिया में है क्या क्या, कहाँ कौन से प्लेन्स हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे ये जैसे डेजर्ट है, मरुस्थल है, कहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो वो चीजें देखो। जो सबसे बड़ा है ना, वो हो गया हमारा ग्रेट हिमालय, उस पे टोटली बर्फ से ढका हुआ है। तो लिख लीजिएगा आप, ग्रेट हिमालय पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी सबसे ग्रेट हिमालय की सबसे, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेट हिमालय के बारे में थोड़ा सा। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर, ठीक है। ये मीटर होगी। इसका मतलब क्या है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना, उसकी 8 किलोमीटर और 848 मीटर ऊपर, ऐसे बिल्कुल डायरेक्शन में देखो तो आप विजुअलाइजेशन करो कि समुद्र तल से 8 किलोमीटर की ऊंची चोटी है वहां से, बिल्कुल समुद्र तल से, ठीक है। और अब इसकी हाल फिलहाल जो चाइना ने और नेपाल ने इसकी ऊंचाई मेजर की है, वो क्या की है, 8,848.8 मीटर, 0.8 मीटर ऊंची। क्योंकि ये जो चाइना नेपाल ने अभी साथ में इसकी मेजरमेंट की है। तो पहाड़ों का क्या है कि ऊंचाइयां बढ़ती रहती हैं वो नीचे से। इसमें आप हिमालय में सबसे ऊपर लिख सकते हैं कि हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से, हिमालय का निर्माण
तैतीस सागर से हुआ है। 33। हिमालय का निर्माण 33 सागर से हुआ है। तैतीस। और इसके निर्माण में इंडियन और इसका निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स ये कैसी हैं? अब जैसे देखो पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराती हैं, तो टकराने के साथ साथ में क्या है, ऊपर की तरफ लावा निकलता है या पहाड़ निकलता है। तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हिमालय को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे बड़ा बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय, ग्रेट या बृहत मतलब बड़ा। दूसरा मिडल या लेसर, लेसर हिमालय, मध्यम, मध्यम हिमालय। और तीसरा शिवालिक। शिवालिक हिमालय। ठीक है। ग्रेट हिमालय पूरा बर्फ से ढका हुआ है क्योंकि उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अब क्या है, जैसे ऊंची चोटियां उनको बृहत हिमालय बोला गया है। अब उससे थोड़ा सा नीचे चोटियां हैं उनको क्या है, मिडल या लेसर हिमालय। और जो नीचे की हैं, जो बिल्कुल सबसे नया माउंटेन है, जो सबसे बाद का है, उसको क्या है, शिवालिक। तो शिवालिक को लिए लिख सकते हैं सबसे नया पर्वत। क्वेश्चन में आता है सबसे नया पर्वत का नाम बताइए, तो आ जाता है शिवालिक, आ जाता है अरावली, आ जाता है बृहत हिमालय, आ जाता है। जो नेपाल में है हिमालय, उसमें ये देखो पहले जम्मू कश्मीर में से अब कुछ रेंज यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल से होके भी हिमालय गुजरता है, उसके बाद में भूटान, और ये पूरा एरिया कवर करता है, तो अलग अलग देशों में। तो इसकी हिमालय आप लिख सकते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो आपको बता दिया गया है, उसकी ऊंचाई बता दी गई है। अब अगर बात हो जाए कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो वो कौन सी होगी, कंचनजंगा। भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और ऑल ओवर हिमालय की बात की जाए, आप लिखिए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा। एक यहाँ पे K2 होती है, यहाँ पे K2 चोटी है, बट वो क्या है, पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। वो भी ऊंची चोटियों में से एक आती है भारत की, बट वो पीओके में है। तो अगर भारत, अगर क्वेश्चन आता है इन इंडिया हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, तो क्या लिखेंगे, कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी होगी, कंचनजंगा। और अगर ऊंचाई आ जाए, ये दूसरी तरह से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए, तो कितनी है,
8598 मीटर। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की कितनी थी? 8848। ठीक है, मतलब लगभग इसके 200-250 मीटर और ऊपर। 200-250 मीटर का लगाओ, जैसे तो 100 मीटर, 200 मीटर, फिर 250 मीटर, उससे भी 250 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट है। अब नेक्स्ट हेडिंग में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। इसका निर्माण 33 सागर से हुआ है, और इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो लिखो मायोसीन काल में। हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ है। मायोसीन। हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ है। ग्रेट हिमालय की बात हो तो ग्रेट हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अल्सो हिमाद्री। हिमाद्री। ये किसको जाना जाता है? ग्रेट हिमालय को। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। आप ये लिख सकते हैं कि हिमालय की औसत ऊंचाई, जो हिमालय की ऊंचाई होगी, जैसे सागरमाथा हो गया वो 8848 मीटर हो गया। अब इसके बाद में कंचनजंगा हो गया। ऐसे अगर बात की जाए एवरेज हाइट की, या मतलब औसत हाइट की, तो लिखिए एवरेज हाइट मतलब औसत औसत ऊंचाई हिमालय की 6100 मीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। मतलब 6100 मतलब का क्या हो गया? 6100 मीटर है, तो इसकी जगह क्या आ सकता है? 6.1 किलोमीटर। 4 से डिवाइड करते हैं तो हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 6.1 किलोमीटर। ये थोड़ा सा हिमालय के बारे में ब्रीफली बता दीजिएगा, और हिमालय में इसके जो भी दर्रा हैं, जो भी दर्रा कौन सा, जैसे जोजिला दर्रा हो गया, नेपुला दर्रा, वो नाथुला हो गया, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले इन प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं हम। ये हिमालय हो गया। जैसे अगर बात की जाए, जैसे इंदस रिवर है, और इसके बाद में ये गंगा। गंगा यहाँ से गुजरी हुई है। तो रिवर सिस्टम से क्या करते हैं, यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये ऐसी मिलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी होगी। ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ये नदी है, जो ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, यहाँ से एक नदी आती है, वो कौन सी होगी, जो इसकी ट्रिब्यूटरी आखिरी में सिंधु नदी में मिल जाती है, वो कौन सी है? सतलुज नदी है। ठीक है, ये कौन सी होगी? गंगा होगी, और यहाँ से यमुना भी। ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र।
अब ये कैसे बांटे गए हैं, देखो जगह बांटी गई है कैसे, ये ऊपर का हिमालय हो गया, इसके बाद में ये जो है ये मैदान है जो यहाँ पे सिंधु और सतलुज का मैदान बोलते हैं जिसको, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा देखिए विजुअलाइजेशन कीजिए कि कौन सा एरिया कौन सी नदी के नजदीक। देखो पहले क्या होता था कि नदियों के सारे वो बसते थे, लोग बसते थे, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी वहीं पे होती थी। अब देखो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सिंधु सतलुज नदी, सिंधु सतलुज मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये जो गंगा यमुना है इसको क्या बोलेंगे, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पे ये देखो ये एरिया इसको क्या बोलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ठीक है। आप आपसे बात की जाए जो ऊपर का बोल ये पूछ जाए पश्चिमी उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर में कौन सा मैदान है, तो कौन सा होगा हमारा सिंधु सतलुज का मैदान। अगर बीच में नॉर्थ मिडल में पूछा जाए तो कौन सा मैदान है, गंगा यमुना। अगर पूछा जाए ईस्ट ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ में कौन सा मैदान है, कौन सा बताएंगे हम, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं ऐसे, भारत के उत्तर पश्चिम के मैदानी क्षेत्र सिंधु सतलुज मैदानी क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सिंधु सतलुज मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत के नॉर्थ मिडल मतलब नॉर्थ के मध्य में गंगा यमुना के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तर के मध्य को, भारत में उत्तर के मध्य को गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग को गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखो, अब समझने के लिए कि देखिए ये कौन सा है, ये हिमालयन रेंज ऊपर का, ये हिमालय की रेंज है यहाँ पे ऊपर में। अगर बात की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में ये कौन सा एरिया है, इंडियन डेजर्ट या मरुस्थलीय क्षेत्र जिसको सहारा मरुस्थल बोलते हैं। सहारा मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, आप नोट कर सकते हैं। ये आप याद रखने के लिए भी है। अब देखो इंडिया की भौगोलिक स्थिति आपके माइंड में बस जानी चाहिए, आप इसमें क्वेश्चन अपने आप पुट कर दो। अगर आपसे बात की जाए सहारा मरुस्थल भारत के किस दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा है ये हमेशा ये कौन सी है, इस साइड में, वेस्ट पश्चिम दिशा। ये कौन सी होगी, इधर पूर्वी दिशा। ऊपर की बात है, हमेशा देखो मैप पढ़ने के लिए आपको पहले भी बताया गया है कि जो मैप पढ़ते हैं हम इसके सामने खड़े होते हैं, जो ऊपर की साइड है वो कौन सी मानी जाएगी, उत्तर की दिशा, और नीचे की साइड कौन सी होगी हमारी, दक्षिण, और जो हमारे राइट साइड में वो पूर्व की दिशा, और लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा। तो अगर भारत की स्थिति के बारे में बात की जाए तो भारत में सहारा मरुस्थल किस साइड में स्थित है, पश्चिम दिशा में। तो सहारा मरुस्थल
पश्चिमी दिशा, भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर बात की जाए स्टेट्स की, तो स्टेट्स में यहाँ पे देखो सारा मरुस्थल कहाँ पे फैला हुआ है, गुजरात और राजस्थान में। यहाँ पे गुजरात है और ये ऊपर एरिया राजस्थान का। जो बोलते हैं ना बीकानेर और बाड़मेर में बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं, और जो सारा मरुस्थल का है ना, इधर आके देखो यहाँ तक, ये सारा मरुस्थल का यहाँ तक ऐसे ऐसे फैला हुआ है सारा मरुस्थल यहाँ पे। तो इस साइड कौन सा एरिया होगा ये सारा मरुस्थल का, पाकिस्तान में। तो सारा मरुस्थल जितना इंडिया में है उससे ज्यादा उसका हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ जाता है। तो सारा मरुस्थल अगर टोटल बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया में है। ऐसे तो है नहीं कि जो भौगोलिक स्थिति पृथ्वी को बांटते हैं तो ये सिर्फ इंडिया के लिए बांटना है कि सारा मरुस्थल सिर्फ इंडिया में होगा, ये नहीं, ये आगे तक पाकिस्तान तक रोड वैसे फैला हुआ है। हमारे में इतना ही एरिया आ गया। अब जैसे हो सकता है अगर इतना आ जाए तो ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, पर हमारे इतना है सिर्फ। आगे भौगोलिक स्थितियां चेंज हो जाती हैं, माउंटेन रेंज आ जाती हैं, बरसातें भी होती हैं। तो यहाँ जो बीकानेर बाड़मेर जो ये वाले स्टेट है यहाँ से, ठीक है, ये जो बीकानेर बाड़मेर पड़ता है और जो रण का कच्छ पड़ता है, ये कौन से हिस्से हैं, ये इंडियन डेजर्ट के हिस्से हैं। अब इसके बाद में आपने पढ़ा होगा पठार, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, दक्कन का पठार। इसका एरिया देखो, अगर आप सोचो इसका एरिया कहाँ पे फैला हुआ है, दक्कन का पठार सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नागपुर का पठार भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर एक जगह है, नागपुर को 0 माइल सिटी भी बोलते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं, नागपुर का पठार। ऐसे ये पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र क्या होता है कि ये पहाड़ों से थोड़ा सा नीचे होता है। अब जैसे हिमालय की बात की जाए, हिमालय में जो ऊंची रेंज होगी, अब जैसे देखो दो चीज होती है हिमालय में, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। एक तो दून, जिसे आपने देहरादून नाम सुना होगा, वैसे एक सुना होगा दवार, आपने हरिद्वार नाम का सुना होगा, हरिद्वार नाम सुना है। तो वो नाम कैसे पड़े हैं, ये देहरादून क्या है कि ये जो 1000 मीटर से ऊंची, जो ज्यादा जो समुद्र तल से ऊंचाई पे जो स्थान है ना, उनको बोलते हैं दून। जैसे देहरादून हो गया, देहरा आगे लगा दिया और आगे क्या है, ये दून है। तो वो 1000 मीटर से ऊंचे स्थान है वो समुद्र तल से। ऐसे ही ये 700 मीटर से, जो 700 मीटर तक की ऊंचाई तक रह गए ना, फिर नीचे उतर जाते हैं। जैसे ऊपर पहाड़ों से नीचे आगे दून हो गया। ऊपर तो वैसे शिवालिक की रेंज होगी, पहाड़ हिमालय की रेंज होगी, उससे नीचे आते हैं तो ये दून, जैसे देहरादून हो गया। उसके नीचे आते हैं फिर 700 मीटर की, जैसे नीचे आते जाते हैं तो फिर समतल एरिया आने लगता है। तो यहाँ पे जो 700 मीटर का जो एरिया होता है, जो ऊंचाई तक होता है, उनको बोलते हैं द्वार। जैसे इसके आगे लगा दिया हरि, एक मतलब भगवान की भूमि मानी जाती है, तो हरि को यही तो कहते हैं भगवान। तो ये क्या हो गया, हरिद्वार। ऐसे ही नाम रखे गए हैं इनको। तो यहाँ पे जो पठार है ना, वो भी जो बहुत ऊंचे पहाड़ों से नीचे थोड़ा सा समुद्र तल से इनकी ऊंचाई नीचे होती है। तो ये जो दक्कन का पठार है, ये किस किस एरिया को कवर किया है, आप देख लो। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र होगा। यहाँ पे इस साइड तेलंगाना है, ऊपर कौन सा है, मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा राजस्थान का हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया। कर्नाटक तक चल गया ना, ये नीचे ये पूरा कर्नाटक का एरिया हो गया। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि दक्कन का पठार कहाँ पर फैला हुआ है, तो आप इसमें से देख के बता सकते हैं कहाँ पे फैला हुआ है। तो राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के मैक्सिमम हिस्सों में दक्कन का पठार फैला हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कौन से दक्कन का पठार कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। एक तो देखो यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा गुजरात का, और यहाँ पे तेलंगाना, और इसके बाद कर्नाटक। ओके, इसके बाद में ये देखो ऊपर का हिस्सा हो गया हमारा हिमालय का, ये बीच में कौन सा हो गया, दक्कन का पठार, ये कौन सा हो गया, मरुस्थल हो गया।
तभी तो कहते हैं कि भारत एक स्वर्ग है जिसमें हर तरह के मौसम मिलते हैं। और क्या वजह है उनकी? देखो यहाँ पे किसी को अगर मरुस्थल देखना है तो मरुस्थल भी अवेलेबल है, पहाड़ देखने हैं किसी को तो पहाड़ भी अवेलेबल है, पठार देखने हैं तो पठार भी हैं। इसके साथ में क्या है, जो प्लेन्स, जो ये प्लेन्स हो गया, जैसे हमारा कौन सा रीजन आता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ हिस्सा राजस्थान का हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया, ठीक है ना, और कुछ हिस्सा एमपी का हो गया, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। तो ये कौन, और ये कौन से बोले जाते हैं, प्लेन। ये कौन से हैं, नॉर्थन प्लेन हो गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे असम का एरिया हो गया, असम में। तो ये जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं जिनको बोलते हैं, ये कौन सा है, मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। गंगा, ये जो रिवर सिस्टम है उनको भी तो मैदानी क्षेत्र ही बोलते हैं, जैसे सतलुज, सतलुज उसका हो गया, सतलुज और इंदस का, सिंधु और सतलुज का, इसके बाद में गंगा और यमुना का, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र आती है और यहाँ गंगा है, तो ये कौन सा हो गया, बम्बा, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा का, ठीक है। अगर इसके बाद में चलते हैं, चलो भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, तो ये देखो इधर का क्या बोलते हैं, इसको पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। ये जो एरिया है ना, इसके घाट पे से यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है। और ये दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में। देखो इसको पश्चिमी घाट क्यों बोलेंगे, ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है। और इसको पूर्वी घाट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये भारत के पूर्व दिशा में है। दोनों का मिलन कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के अंदर। अब फिर समुद्र के बारे में थोड़ा वो पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तट भी बोलते हैं, जिस तो कोरोमंडल तट कौन सा है, और इसके बाद में कोंकण तट कैसा कौन सा है, ठीक है। इन तटों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर अंदर कौन सी जगह पे कहाँ पे क्या है। ये जैसे ऊपर कौन सी हिमालय रेंज होगी, ये नॉर्थन मैदानी क्षेत्र हो गया, इसके बाद में ये दक्कन का पठार हो गया। आपकी ये चीज क्लियर होगी होगी ना। पहले दक्कन का पठार सुना होगा, दक्कन का पठार माइंड में ये होगा कि दक्कन का पठार होता क्या है, कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा। तो ठीक है, जो मतलब पहाड़ों से कम ऊंचाई पे है जो क्षेत्र, उनको क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। ये सहारा मरुस्थल हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया। इसके बाद में बात की जाए तो वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट हो गए ये कौन से बोले जाते हैं, ये उत्तरी पहाड़ या पर्वत। पहाड़ तो छोटी हो गया, पर्वत जिनकी ऊंचाई और ज्यादा है तो उत्तरी पर्वत, ठीक है। हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक, जो ऊपर यहाँ पे नेपाल में आ गया, नेपाल में दिखा नहीं रखा। बाकी ये जो हिमालय है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में दर्शाया गया है। ये देखो यहाँ पे नेपाल भी है, इसके बाद में भूटान भी है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ नहीं फैला है, ये यहाँ भी फैला हुआ है। ये पूरा ऐसे है, ये पूरा हिमालय ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। और इसको हटा दें तो नेपाल को, भूटान को, तो अपने सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ कौन सी दिशा में फैला हुआ है, एक तो उत्तर में और एक नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये हिमालय के पर्वत हैं। अगर इसके बाद में अगर मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र कहाँ पे फैले हुए हैं, ये वाले। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी मैदानी क्षेत्र है, बांग्लादेश में भी, पर वो दिखा नहीं रखा। तो ये मैदानी क्षेत्र हो गए हमारे, ठीक है। अगर बात की जाए, अगर आपसे कोई अब ये पूछो, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि इस स्टेट में पठार हैं या मैदानी क्षेत्र में आते हैं, तो बात की जाए अगर पंजाब की, तो पंजाब मैदानी क्षेत्र है या पठार है कोई पंजाब में, पंजाब कहाँ हो गया, यहाँ पे है, बताया था कल। तो ये कौन सा है, मैदानी क्षेत्र। और किस मैदानी क्षेत्र में आता है ये, सिंधु सतलुज मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। अगर इसके बाद में दक्कन का पठार की बात की थी तो ये बीच में दक्कन का पठार बताया गया। अब ये देखो यहाँ पे दक्कन का पठार कहाँ पे है, देखो ये राजस्थान का हिस्सा हो गया,
ये एमपी का पूरा कवर कर गया, इसके बाद में महाराष्ट्र का कवर कर गया, इसके बाद में ये कर्नाटक हो गया, इसके बाद में ये तेलंगाना हो गया, ये हिस्सा आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है ना। कुछ तमिलनाडु का भी आता है, ये छत्तीसगढ़, और कहां तक, झारखंड तक ये चलता है, ठीक है। तो अगर आपसे स्टेट वाइज ये पूछा जाए, क्लियर ये हो गया कि कौन सी जगह कहां पे है। अगर बात की जाए तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो क्या लिखेंगे, अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, ये पश्चिम हो गया। भारत के दक्षिण में मतलब नीचे, नीचे कौन सा है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अगर पूर्व में पूछी जाए तो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है, तो क्या लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे क्या है, एक हल्दिया, हल्दिया पोर्ट है, बंदरगाह, जिसपे समुद्री जहाजों का आवागमन होता है। और यहाँ पे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के तट पे क्या है, विशाखापट्टनम। ये दोनों क्या बोले जाते हैं, नेचुरल पोर्ट, क्या बोले जाते हैं, ये नेचुरल या प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, नेचुरल पोर्ट। तो जो हल्दिया और विशाखापट्टनम है वो इंडिया में प्राकृतिक बंदरगाह है। ये ऐसा नहीं है कि इंसान ने बनाई है, ये वैसे ही प्राकृतिक है, इसको इसलिए इसको नेचुरल पोर्ट बोलते हैं या प्राकृतिक बंदरगाह। ऐसे ही यहाँ पे चेन्नई पोर्ट हो गया, जैसे यहाँ ये केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और ये जो रीजन है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, पेनिसुलर रीजन। पेनिसुलर रीजन का क्या मतलब है, जो तीन साइड से समुद्र से घिरा होता है। यहाँ से देखो समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ से समुद्र से घिरा हुआ है, और यहाँ से समुद्र से घिरा हुआ है। जो तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, पेनिसुला। पेनिसुला। और ये पूरा रीजन, जिसको अगर बात की जाए इस सारे रीजन को, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, पेनिसुलर रीजन। इसके बाद में रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, रिवर सिस्टम के बारे में पूरी एक क्लास लेते हैं। जैसे यहाँ से ये सिंधु नदी होगी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है और कहाँ गिरती है, कहाँ पे ये अपने द्वीप बनाती है। तो जो एक देखो ये है ना, बहुत पेट क्वेश्चन बना हुआ है, एक माजुली द्वीप कहाँ पे है। तो माजुली द्वीप कहाँ पे है, असम के अंदर है। ऐसे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गई चाइना में, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, और ये असम से होके हुए ऐसे क्या करती है कि ये अपने दो रास्ते बना लेती है। जैसे एक यहाँ से गुजर गई और कुछ उसका पानी यहाँ से हो गया, और फिर आके ऐसे मिल गई, और ये फिर ये ऐसे बंगाल में आके यहाँ पे यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो जो माजुली द्वीप है वो असम में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, और ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आज हमने इसके भौतिक विभाजन के बारे में, भारत के बारे में पढ़ा है। इससे क्लास में हम ये जो नदी हमारा रिवर सिस्टम है इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।